Okay. Is the audio video clear? On it's the same as before. Alright. So हमारा waves का portion बचा हुआ था. Beats आपका बचा हुआ है, right? That's all, right? So how long will that take? The only thing that is left with you is beats, right? Yes. Right, sir. फिर कुछ क्विंग्स ट्यूब आपने बताया था, कुछ दो Quincke tube and Kunz tube बताया था, वो भी मैं बता दूंगा, don't worry. But advanced point of view से सिर्फ आपका beats बचा हुआ है. चलिए, let's talk about it. Beats. हाँ भाई, anybody in this class आपके पास जो beat boxing करता हो? कोई है? सर बॉक्सिंग करता आर्यन पटेल करता है। अच्छा Beat boxing. हाँ सर। अरे बचपन से तुम लोगों ने सुना है ना, डांस बीट्स, म्यूजिक बीट्स. बीट्स क्या होता है? सुना है? मैं सुनाऊं क्या बीट्स? रुको मैं बीट सुनाता हूँ. बीट सुना हुआ है ना सब? सर क्लब्स में सुना है हमने। सर गा के सुना हो ना? देखो ऐसा कुछ होता है. आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Can you hear it? So we could hear it, but we can. हाँ, इस तरीके के बीट्स, ये बीट्स आपने सुने हुए सबने, राइट? तो अगर Yes, आप sir. बीट बेसिक फील लीजिए तो क्या होता है. देखो मुझे तो बीट बॉक्सिंग आती नहीं है, बट अगर मैं एक बेसिक रैंडम आइडिया दूं तो बीट बॉक्सिंग कैसे होती है? ऐसा होता है ना, डिचुक 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 डिचुक, होता है कि नहीं होता है? Yes, तो sir. बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है? जैसे अभी सुनो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, whatever I'm speaking right now, is that a beat? No. Why? आपको एक कांस्टेंट इंटेंसिटी सुनाई दे रही है साउंड की. जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही सुनाई दे रहा है. बीट्स में क्या हो रहा है? साउंड की इंटेंसिटी ऑसिलेट कर रही है. देखो, डिचुक 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 डिचुक, देयर इज अ मैक्सिमा ऑफ अ साउंड, then it goes low. Again there is a maximum of a sound, then it goes low. Again there is a maximum of sound, then it goes low. यही जो पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं. यानी कि साउंड क्या करता है? एक मैक्सिमा अचीव करता है, फिर आ जाता है, फिर मैक्सिमा अचीव करता है, फिर आ जाता है, फिर मैक्सिमा अचीव करता है, फिर आ जाता है. इसी पीरियोडिक इंटेंसिटी वेरिएशन को अपन क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं. क्या ये बात समझ में आती है? बोलो, कोई दिक्कत? सर ये वे ऑफ साउंड वेव्स में लिखना है डॉक्टर इफेक्ट के बाद? हाँ बेटा, साउंड वेव्स का ही पार्ट है. यस थैंक्स. दिस इज वेरिएशन ऑफ intensity of sound with time. Variation of intensity of sound with time. इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये कैसे फॉर्म होगा? तो आप एक चीज याद रखिए, पूरे वेव्स की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने आपको जितना भी इंटरफेरेंस पढ़ाया है, हर जगह हमने फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की सेम लेके चले थे. ओमेगा हमेशा सेम था. चाहे आप ट्रांसवर्स वेव्स की बात करिए, चाहे आप स्टैंडिंग वेव्स की बात करिए, ओमेगा वाज ऑलवेज सेम. बीट्स बनाने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरफेरेंस होना चाहिए बिटवीन two sound waves having same amplitude, same direction, but slightly different frequencies. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर, जब हमने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा था तो वहां पे भी कंडीशन थी कि जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. पर वहां डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए. स्टैंडिंग वेव के लिए दो वेव अपोजिट आनी चाहिए. यहाँ दोनों वेव्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे शुड हैव अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, बट दैट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी वेरी वेरी लार्ज. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की फ्रीक्वेंसी 100 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 200 है. बीट्स आपको सुनाई नहीं देंगे. क्यों नहीं सुनाई देंगे वो हम बात करेंगे. तो अगर आप पूछोगे सर कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो जो डिफरेंस होना चाहिए f1 माइनस f2 का मॉड, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज. इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, वो हम जब आगे बात करेंगे तो उसके बारे में विल टॉक अबाउट इट.
दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, उनका इंटरफेरेंस हम कराने जा रहे हैं, ठीक है जी। उनके इंटरफेरेंस से जो बनता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, बीट्स बोलता हूँ। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? कैसे हो रहा है सर ऐसा, हाउ इज दिस हैपनिंग? इसके मैथमेटिक्स को आपको समझना पड़ेगा। लेट अस गो इनटू द एनालिटिकल ट्रीटमेंट कि क्या हो रहा है इसके अंदर। चलो एक साउंड वेव ले लो, एक साउंड वेव ले लो, y इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन 2 पाई f1t। अब आप कहोगे सर x की टर्म कहां गई, तो मैं इंटरफेरेंस कहां स्टडी कर रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं इंटरफेरेंस कहां पर, x equals to 0. x equal to 0 to make things pretty easy for me, because मुझे जो वेरिएशन देखना है वो टाइम के साथ देखना है सर। तो ये पहली वेव है y1, दूसरी वेव डेल्टा पी नॉट साइन 2 पाई f2t। और अगर आप ऐसा बात करो, चलो मैं अगर आपके लिए जनरल इक्वेशन लिख दूं तो आप ऐसा लिख लो, दिस विल बी 2 पाई f1t माइनस kx, कोई दिक्कत वाली बात है? और यहां पे क्या आएगा, k2x। इज दैट क्लियर और नॉट? पर हम स्टडी कहां पे कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे, तो ये टर्म हमारे लिए नॉन सिग्निफिकेंट है। तो y1 कितना आ गया, साइन 2 पाई f1t। आई होप इतना समझ में आता है। 2 पाई f1 इज ओमेगा 1 एंड y2 इज डेल्टा p नॉट साइन 2 पाई f2t। प्लीज मैथ्स पार्ट में मेरी हेल्प करिएगा। जब इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस होगा तो जो y आएगा हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से शुड बी इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा पी नॉट कॉमन साइन c प्लस साइन d। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2। क्या आएगा, 2 पाए सही है। और कॉस में 2 पाए f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू t। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, अगर मैं इस पूरे माल मसाले को R बोल दूं, या R की जगह चलो मैं A बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, और मैंने बोला दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टिंग वेव, ये जो रिजल्टिंग वेव है ये उसका एम्पलीट्यूड है। तो याद करिए जब आपने स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी तो ये एम्पलीट्यूड x का फंक्शन आया था। अब यहां पर ये एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। और क्योंकि ये एम्पलीट्यूड t का फंक्शन है, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इंटेंसिटी भी टाइम के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। और यही जो इंटेंसिटी का ऑसिलेशन है उसी को हमने क्या बोल दिया है, बीट्स बोल दिया है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने इसे एम्पलीट्यूड क्यों बोला, इसे क्यों नहीं बोला? ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता था, ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता था। why this is the amplitude and this is not? is that clear? ध्यान से सुनिएगा। पहले बताओ बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? बोलिए कोई डाउट? ठीक है, जस्ट लुक है, y कितना आया है, 2 डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ 2 pi f1 minus f2 upon 2 इंटू साइन ऑफ 2 pi f1 plus f2 by 2। देखो बेटा, इसको समझने के लिए कि मैंने इसे एम्पलीट्यूड क्यों बोला और इसे क्यों नहीं बोला, उसके लिए आपको थोड़ा सा इनके ग्राफ्स में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा, ग्राफ में। तो एक काम करते हैं, सारे लोग इधर देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूं आपको। ये किसका ग्राफ है, किसके साथ,
साइन टी के साथ। के बाद साइन। क्या ये ग्राफ ऐसा है? यस सर। ठीक है जी। ये किसका ग्राफ है? y2 का। किसके साथ? टी के साथ। p के साथ। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है, पर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर मैं इसे 1 सेकंड बोलूं तो यहां मुझे 1 सेकंड में 6 ऑसिलेशन दिख रहा है, जबकि यहां 1 सेकंड में सिर्फ 4 ऑसिलेशन दिख रहे हैं। बेसिकली मैं इसी को तो सुपर इम्पोज करा रहा हूं। यस मैं y1 प्लस y2 ही तो सुपर इम्पोज करा रहा हूं। तो जब आप इसे सुपर इम्पोज कराएंगे तो जो निकल के आएगा वो ऐसा निकल के आएगा। अगर आप मैथमेटिकली इसका ग्राफ बना के देखोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली अपन एग्जैक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखो ऐसा बन के आएगा। Look here. This is what you will see basically. बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? So could you show how you drew that graph once more? This last one. कौन था ये वाला? Yeah. Yes, sir. इधर देखो बेटा, मैंने एक एनवेलप बनाया, दिखा? Yeah. और इसके अंदर ये ग्राफ ऐसा दिखता है। ये दिखता है ऐसा, मतलब आप ग्राफ बनाओगे अगर दोनों को सुपर इम्पोज करा के। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे आते हैं जिससे यू कैन डू दिस। ये कुछ रफली ऐसा दिख रहा होगा, समझ में आया? अब इस बात को बहुत ध्यान से देखो, मैंने एक रफ ग्राफ बनाया, ध्यान से सुनना। यहाँ 2 चीजें हैं। कितने लोगों को दिख रहा है? 2 चीजें हैं सर जो ऑसिलेट करती हुई दिख रही हैं अपने को। एम्पलीट्यूड। फर्स्ट पार्ट, एक तो वेव ऑसिलेट कर रही है, बोलो यस और नो। एक तो वेव की वेव ऑसिलेट कर रही है। दूसरी चीज, क्या इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है कि एम्पलीट्यूड भी चेंज होता दिख रहा है? Amplitude भी change. और अगर तुम ध्यान से देखोगे कि एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इसके एनवलप को अब बोल्ड करके बना दूं तो ये कॉस का ग्राफ बनता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें। दिखा? हाँ सर। Yes. नहीं आई बात समझ में? यस सर। इस एनवलप के अंदर आपको साउंड मिलेगी। एक और तरीका है मुझे प्रूव करने का कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये एम्पलीट्यूड को डिनोट करना चाहिए। रीजन यहां देखिए, जो हमने डिराइव करके निकाला है, अभी आपको और क्लैरिटी आएगी। आपने ये जो डिराइव करके निकाला है इसमें 2 पार्ट हैं, एक ये चीज और एक ये चीज। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? साइन वाला ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि ये वाली ज्यादा है? ये वाली ज्यादा है। और यहां देखो जरा, कौन चीज ज्यादा तेजी से ऑसिलेट कर रही है? मीडियम का डिस्टरबेंस की एम्पलीट्यूड? बेटा जो y है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? तो कौन ज्यादा तेजी से ऑसिलेट कर रहा है? ये चीज ज्यादा तेज ऑसिलेट कर रही है। अगर तुम एम्पलीट्यूड को देखो तो एम्पलीट्यूड तो धीरे 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 चेंज हो रहा है। और एक फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2/2, एक है f1 माइनस f2/2। दिस इज अ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी है ये किसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की क्या एम्पलीट्यूड की? एम्पलीट्यूड की। ग्राफ से दिख रही है चीज बहुत अच्छे से क्लियरली। Yes, sir. और ये किसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? डिस्प्लेस वेव की, मतलब नेट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये उसकी हो गई। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir.
अगर मैं बहुत माइन्यूट डिटेल्स में चला जाऊं, बहुत माइन्यूट डिटेल्स में, तो मैं अगर बहुत ध्यान से देख के बोलूं ना, बहुत ध्यान से, हालांकि ठीक है, बट मुझे एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि मेरा ये जो ग्राफ है ना, जो मैंने सिर्फ तुम्हें फील कराने के लिए दिखाया है, ये समवेयर इसमें मुझे और करेक्शंस करने चाहिए। वो करेक्शंस क्या होने चाहिए? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? F1। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? F2। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वेव की फ्रीक्वेंसी, वो इन दोनों का एवरेज होना चाहिए, बिकॉज यू आर एबल टू सी हियर कि जो वेव की रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी वो दोनों का एवरेज है, F1 + F2/2। यस और नो? यस सर। तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी एवरेज बनानी चाहिए थी। एवरेज मतलब इससे फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी और इससे फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होनी चाहिए थी इन द ग्राफ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लग रहा है देख के क्या ऐसा? क्या ये फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में लग रही है ऐसी? देख के बताओ, लग रही है? अरे तू समझ गया ना मेरी बात? समझ गया मैंने क्या बोला? बोलो। यस सर। हाँ सर। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? सर क्या बोला था? क्या बोला? बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? F1 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? F2। और जो रिजल्टेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? दोनों का एवरेज है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अगर दोनों का एवरेज है, दैट मींस यहां जो ये ऑसिलेशन हो रहा है मीडियम के पार्टिकल का, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, इससे कम होनी चाहिए थी। डू यू एग्री? हाँ सर। दो चीजों का एवरेज उसके बीच में लाई करेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? यस। तो क्या तुम्हें लग रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी देख के? या मैं दोबारा बना के दिखाऊं? नहीं सर, लग रहा है सर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये जो एनवलप है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो येलो वाला एनवलप है, ये वेव का ऑसिलेशन दिखा रहा है कि एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन दिखा रहा है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऐसे कोसाइन ग्राफ में चेंज हो रहा है। तो अब बताओ बेटा, क्या एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता हुआ फील हुआ? तो अगर ये एम्पलीट्यूड समय के साथ बदल रहा है तो इंटेंसिटी भी समय के साथ बदलेगी। इसी को बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोचिए, आराम से सोचिएगा, बहुत प्यार से। क्या मुझे यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी? यस सर। यस। अरे यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। अगला मैक्सिमम कब सुनाई देगा? यहाँ पे। हाँ सर। क्योंकि बेटा तुम्हारा एम्पलीट्यूड चाहे उधर पॉजिटिव हो चाहे इधर पॉजिटिव हो, स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। तो यहाँ अगला मैक्सिमा, फिर उसका अगला मैक्सिमा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन एनी टू मैक्सिमास, इसी को मैं क्या बोलूंगा? बीट पीरियड। बीट पीरियड का मतलब इतने टाइम के बाद मुझे मैक्सिमा रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं बीट पीरियड 2 सेकंड है, इसको आराम से समझना। अगर मैंने बोल दिया बीट पीरियड 2 सेकंड है, इसका मतलब अगर मुझे अभी मैक्सिमा सुनाई दिया, 2 सेकंड बाद फिर मैक्सिमा सुनाई देगा, फिर 2 सेकंड बाद मैक्सिमा सुनाई देगा। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, देखो ये समझ पाते हो क्या? अगर बीट पीरियड हाफ सेकंड है, बीट पीरियड आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? इसका मतलब मुझे 1 सेकंड में 2 बीट सुनाई दे रही है। यस सर। हर आधे सेकंड के बाद मैक्सिमा आ रहा है। चुक 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 चुक, समझे नहीं समझे? हाँ सर। तो 1 सेकंड में कितना बीट बन रहा होगा? 2 बन। यानी कि मैक्सिमा टू मैक्सिमा ये एक बीट हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो अब मुझे एक बात बता दो, चलो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दे रहा हूँ, बीट पीरियड निकाल के दिखा दे रहा हूँ। y बराबर कितना आया था? 2 डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ F1 minus F2/2 इंटू टी साइन ऑफ F1 plus F2/2. first thing. I hope you understand why this is the wave frequency and this is the frequency of oscillation of Amplitude. चलिए चलिए बताइए, मुझे मैक्सिमास कब सुनाई देंगे? When will I hear maxima? जब cos 1 होगा। जब ये जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है मैक्सिमा होगा। तो इसके लिए कॉस कितना होना चाहिए? कॉस 2 पाई F1 माइनस F2 अपॉन 2 इंटू टी शुड बी इज इक्वल टू +-1। वाई +-1? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये +1 है तो एम्पलीट्यूड 2 डेल्टा पी नॉट है। मैंने इस पूरे पार्ट को एम्पलीट्यूड बोला था ना भाई। अगर ये +1 है तो एम्पलीट्यूड 2 डेल्टा पी नॉट है। 2 डेल्टा पी नॉट का मतलब
इस पॉइंट की बात हो रही है। अगर cos -1 है तो इस पॉइंट की बात हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी दोनों जगह क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. cos +-1 कब होता है, प्लीज बता दो मुझे। 0 पे, pi पे, 2n pi. 2n पाई या n पाई? n pi, n pi, 2n पाई कि n पाई? n pi, n pi. n पाई Sir, n pi. cos of n पाई। n varying from 0 से 0 से, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, जल्दी बता दो। मैं इसको मिटा देता हूं। आई विल गेट 2 पाई इंटू f1 माइनस f2 अपॉन इंटू इज इक्वल टू पाई से 2 से t कितना आ गया, n अपॉन f1 माइनस। तो बताओ बेटा, इसमें n की वैल्यू रखो। n पहली बार कितना रखोगे, 0, तो t कितना आएगा। अगली बार 1 रखोगे तो t कितना आएगा, 1 बाय f1 माइनस f2। अगली बार 2 बाय f1 माइनस f2। अगली बार 3 बाय f1 माइनस f2 एंड सो ऑन। तो अब तो बेटा काफी क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि पहले मुझे इस टाइम पे मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर इस टाइम पे मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर इस टाइम पे मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर इस टाइम पे मैक्सिमा सुनाई दिया। तो दो मैक्सिमास के बीच का जो टाइम है वही बीट पीरियड है कि नहीं है? बोलो बच्चों, कितना टाइम है दो मैक्सिमास के बीच में? 1 अपॉन f2। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू मैक्सिमास, व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू मैक्सिमास? इसी को हमने क्या बोल दिया, बीट पीरियड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/t। ऑब्वियसली 1/t, कॉमन सेंस की बात है यार। यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, और उसका क्या लेना पड़ेगा, मॉड। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि f1 बड़ा है या f2 बड़ा है। दिस इज योर बीट फ्रीक्वेंसी। बोलिए, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? सोच के बताइए, लेट मी सी आपको कितना फील आया इस बात का। अगर बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, बीट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, इसका फिजिकली क्या मतलब है? मतलब क्या? Time period is 1/3 seconds. क्या So मैं एक मिनट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मुझे बताना फटाफट फटाफट। इसका मतलब 1 सेकंड में 3 बीट बन रही है? यस सर। 1 सेकंड में 3 बीट बन रही है, यानी कि मुझे साउंड का मैक्सिमम कितनी बार सुनाई दे रहा है? 3 बार। 3 बार। बिचुक बिचुक, दिस इज 1 सेकंड। समझ आया बात की नहीं आया समझ में? बोलो भाई, कोई दिक्कत? No, sir. अब सुनो, अब मैं यहाँ पे आपको रीजन बता देता हूं। मैंने शुरू में बताया था कि भैया फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए पर 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, समझिए इस बात को, ध्यान सुनिएगा। अगर मान लीजिए f1 है 200 हर्ट्ज और f2 है 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का मतलब हो गया 1 सेकंड में कितनी बीट्स? यानी कि 1 सेकंड में साउंड ने 100 बार मैक्सिमा गेन किया है। 100 बार मैक्सिमा गेन करने का मतलब ऐसे साउंड ऑसिलेट कर रही होगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. आपका जो बेटा कान होता है, कान, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, वैसे तुम लोग कोविड में पढ़ के आए हो तो कोई भरोसा नहीं। Yes, sir. We did this, sir. persistence of hearing, this is 0.1 second, that means 1/10 second। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरा कान दो साउंड्स के बीच में सिर्फ तब डिफरेंशिएट कर सकता है जब उनके बीच में टाइम इंटरवल मिनिमम 0.1 सेकंड का हो। मेरे कान पे एक साउंड आके हिट करे, अगली आके फिर से अगर 0.1 सेकंड बाद हिट करेगी तो मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। अगर दो लोग एक साथ मेरे दोनों कानों पे चिल्ला देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन सी आवाज किसकी है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. So it's like the eye is on you. दैट इज। तो अब आपको समझ में आता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 हो सकती है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10 का मतलब 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा रिसीव हो गए? 10। तो टाइम पीरियड 1/10 हो गया। 1/10 मतलब कितना हो गया? 0.1 सेकंड। दिस इज द मैक्सिमम बीट दैट यू कैन हियर। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 20 हर्ट्ज है तो क्या बीट्स नहीं बनेंगी? बीट्स बनेंगी, आपको सुनाई नहीं देंगी।
आपको कांस्टेंट, आपको लगेगा कांस्टेंट साउंड चल रही है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बोलो भाई, कोई दिक्कत है? सुनाई नहीं देगी तो पता कैसे चलेगा कि बीट्स बन रही? अरे मतलब मैथमेटिक्स साइंटिफिकली बनेगी, तुमको सुनाई नहीं देगा। हाँ हर इंसान का, हर दुनिया में, हर ह्यूमन बीइंग का बेटा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग और परसिस्टेंस ऑफ विजन अलग अलग होता है ना। यस तो इस तरीके से बीट्स बनती है। तो ये बीट्स का पूरा एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। आप कुछ So चीजें this is देखिए। so this approximations applied in questions also, right? Less Yes, than yes, equal to yes. You वो तो have बीच to take. You have to take this in consideration that f1 minus f2 should not be greater than 10 hertz. Are you getting my point? Yes. बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? Sir, I don't it's in think. the previous page. सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर, जो पीपल जो हियरिंग एड डिवाइसेस यूज करते हैं उसमें जब बीट क्रिएट होता है तो लाइक कैन द फ्रीक्वेंसी बी चेंज, लाइक हम 0.1 राइट, तो उसमें कुछ ज्यादा हो सकता है कि इट वुड बी नहीं, सेम? नहीं बेटा, नहीं, बिकॉज आप मैकेनिकली चेंज करोगे बट योर ब्रेन कैन प्रोसेस ओनली अप टू सर्टेन थिंग्स। समझ आया? एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। आपका ब्रेन उससे ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता है। सर हियरिंग तो सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। नहीं, वो कह रहा है सर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा तुम करने को अगर मैकेनिकली कुछ करोगे तो ब्रेन आपका प्रोसेस ही नहीं करेगा उस चीज को। हियरिंग एड तो वैसे भी सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज करने के लिए यूज होती है। इससे आपकी मुलाकात है ट्यूनिंग फॉक से? बोलिए हाँ या ना। बहुत बार मुलाकात हुई है आपकी, ठीक है जी। देखिए पेपर में जेई मेंस में स्पेशली किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको 5-6 तरीके के क्वेश्चंस बता देता हूं, इसी के अंदर आपका सब काम हो जाएगा। उससे पहले मुझे बताइए, आपने वेव ऑप्टिक्स के पीवाईक्यू किए अभी तक, या अभी भी इंतजार कर रहे हैं किसी का? तो इंतजार कर रहे हैं। किसका? तो EMI खत्म हो गया। ईएमआई अब जाके खत्म हुआ है बेटा, जल्दी जल्दी करो। चलो इधर देखो, ये ट्यूनिंग फॉक, ये किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, राइट? कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं इसका ये जो प्रॉन्ग है, ये वाला प्रॉन्ग, इसे भारी कर दूं, मास बढ़ा दूं, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख के आएगी वो ये लिख के आएगी कि जो ट्यूनिंग फॉक का प्रॉन्ग है उसे वैक्स कर दिया है। वैक्स करने का मतलब मोम की एक लेयर चढ़ा दी है। तो ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मोम की लेयर मतलब मास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपसे लिखा गया कि ट्यूनिंग फॉक को फाइल कर दिया है, इफ इट इज फाइल्ड, फाइल का मतलब क्या होता है भैया? घिसना। नाखूनों को फाइल करते हैं ना, फाइल को घिस दिया है मतलब प्रॉन्ग को, तो मास उसका हो गया कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। लो एक फटाफट से एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। देखो मेंस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ये एक ट्यूनिंग फॉक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। ये एक दूसरा ट्यूनिंग फॉक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, एफ। जब हमने इन दोनों को साथ में साउंड कराया तो आपको दे रखा है 4 बीट्स बन रही हैं। कितनी बीट्स बन रही हैं? 4 बीट्स बन रही हैं। कोई दिक्कत? अब हमने इसको कर दिया वैक्स। इसको क्या कर दिया बेटा? वैक्स। और वैक्स करने के बाद अब जब इन दोनों को कराया तो 2 बीट्स बन रही हैं। तो बताइए इस वाले अननोन ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? जल्दी से निकाल के दिखाइए। 304। 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाना चाहिए आपका। So what do you mean by 4 beats are created in 1 second? 4 बीट्स का मतलब 1 सेकंड में 4 मैक्सिमस, 4 बीट्स बन रही अच्छा, ओके। राइट। 4 बीट्स का मतलब क्या? 4 बार मैक्सिमा है, यानी कि 4 फ्रीक्वेंसी 4 होगी इसकी। आ गया आंसर? सर 296 296 yeah 296 ओके। 296 304। अरे इधर देखो 296 यार, होगी। मतलब इसमें भी गलती करोगे तो फिर तो मतलब शर्म की बात है यार। ये 300 है। एक बार बताओ बीट्स कितनी बन रही हैं? 4। 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास,
या तो ये 304 होगी या ये 296 होगी। 296, 296. 96. यही दो ऑप्शन है। अब सुनो, तुमने इसे क्या किया, वैक्स किया। वैक्स करने से इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, राइट, और बीट्स की संख्या कम हुई है, तो सोचो बेटा, अगर इस वाले की फ्रीक्वेंसी 304 होती, अगर होती, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 300, और 304 का डिफरेंस कितना है 4। अब अगर तूने इसको वैक्स कर दिया तो इसकी वैल्यू 300 से कम हो जानी चाहिए। अब अगर इसकी वैल्यू 300 से कम हो जानी चाहिए तो इसका और इसका डिफरेंस तो 4 से बढ़ जाना चाहिए। तो बीट्स का नंबर बढ़ जाना चाहिए था, जबकि बीट्स का नंबर कम हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल, शुरुआत में इसका और इसका डिफरेंस 4 है। जब आपने इसको वैक्स कर दिया तो वैक्स करने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो ये डिफरेंस भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका डिफरेंस अगर कम हो गया, बीट्स कितनी बची? तो इससे मुझे एक चीज और पता चल गई, वो ये पता चल गई कि वैक्स करने के बाद इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है 298। तभी ये डिफरेंस 2 का बचेगा। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. इसमें क्या था भाई? क्यों 304 बता रहे थे आधे बच्चे? है भाई 304 वालों, क्या हुआ भाई? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? Is there any doubt from this? No, sir. No. Next question देखो, चलो। This is a string which is clamped at both ends, right? और आपको दे रखा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 हर्ट्ज। यहां पर एक ओपन ऑर्गन पाइप है। इसकी लेंथ दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर। इसमें कोई समस्या? राइट। आपको दे रखा है कि इसके और इसके बीच में जो बीट्स बन रही हैं, बीट फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 5 हर्ट्ज, राइट। और सिर्फ एक लाइन लिख के आई है, दैट ऑन इंक्रीजिंग टेंशन इन स्ट्रिंग F beat decreases. Find speed of sound in air. निकाल के दिखाओ। सर बोलो। सर आपने ऑर्गन पाइप पढ़ा दिया है ओएपीजीसी में? अच्छा, ओएपीजीसी वाले भी हैं क्या यहाँ पे? सर ऑर्गन पाइप पढ़ा दिया आपने? बेटा ओएपीजीसी वाले भी हैं क्या इस बैच में? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो आपका ऑर्गन पाइप नहीं हुआ है तो कोई नहीं, आप चिल मारो 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। जो फ्लैगशिप वालों का हो गया ऑर्गन पाइप, जस्ट अटेम्प्ट करो, अपन पढ़ेंगे। डोंट वरी। So can you just explain the question again, please? This is a string which is vibrating. The frequency is 300 hertz. This is a open organ pipe of length 50 centimeter, and let me say that this is in the second overtone. ये किसमें है बेटा? Second overtone में है, ऐसा आपको दे रखा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 हर्ट्ज है। बीट्स बना रहा है 5 हर्ट्ज। अब आपसे कह रहा है कि अगर मैं इसकी टेंशन बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन से बताओ कि इसके अंदर साउंड की स्पीड कितनी है। करेक्ट? Yes. टेल मी एनी आंसर्स?
जिन लोगों का ऑर्गन पाइप नहीं हुआ है आप प्लीज पैनिक मत करिए, आपका ऑर्गन पाइप अलग से कंप्लीट होगा, तो यू जस्ट सी द सोल्यूशन जब अपन डिस्कस करेंगे इसको। बट जिन लोगों का हो गया है वो इसको अटेम्प्ट करिए प्लीज। सेकंड ओवरटोन गिवन है ना सर? हाँ बेटा, सेकंड ओवरटोन गिवन है। So do I say the answer or message you? यू कैन से द आंसर। एक बच्चे ने आंसर निकाला है और वो गलत है। देखो भैया 295. 295. Okay, let's see. If this frequency is 300 hertz of this string and this is making 5 beats with this organ pipe, there are only two options, that either this has a frequency of 305 or this has a frequency of 295. Is that clear? Yes. Just seconds or एक second मतलब क्या हुआ? So isn't it 203.33? हाँ बेटा, आंसर देख लेते हैं। ये 300 है तो ये 305 हो सकता है, 295 हो सकता है, दो ही ऑप्शन है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर मैं टेंशन इंक्रीज कर दूं तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। पहला सवाल, अगर यहाँ पे टेंशन इंक्रीज करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा। increases, therefore if frequency increases. फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज टेंशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लैम्डा सेम रहेगा। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है nv/2l होता है, तो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी वुड इंक्रीज। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो ये 300 है, अगर मान लो ये 295 होता, मान लो ये 300 और 300 और 295 का जो डिफरेंस है वो और बढ़ना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन सेज दैट f beat is actually decreasing. That means this is 295. No, this is how much? 305. Is this understood? Is this understood? Just the logic in the previous problem. Any problem? अब तो बेटा pretty simple. इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई 305 हर्ट्ज और ये किसमें है? सेकंड ओवरटोन में है, ओपन ऑर्गन पाइप है। सेकंड ओवरटोन बोले तो कौन सा हार्मोनिक? सेकंड हार्मोनिक 3v/12 होगा। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3v/12 3v/12। इसको हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे? 305 से। एल हमको क्वेश्चन में दे रखा है 50 सेंटीमीटर, उठा के इसमें डाल देना, जो वी निकल के आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो भी आ रहा है वो आंसर है। समझ में आई बात? सर मैंने बिना पेन चलाए किया, ऐसा मिस्टेक आ गया सर। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता तो क्या अब भी आप 3v/12 से इक्वेट करते? No, sir. इसका सेकंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक। आई होप यू रिमेंबर दिस। फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5v/2l नहीं, 5v/4l। 5v/4l, वहां v/4l होती है फंडामेंटल। याद आ रहा है इतना? तो पेपर में मेंस में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्गन पाइप और बीट्स के कॉन्सेप्ट को मिला के वो पूछ लेगा। जैसे और देखो, अब तुम्हें, क्योंकि अब तुमने बीट्स पढ़ लिया है तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसमें मुझे कुछ नया नहीं बताना है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। जस्ट लुक एट, मैंने एक क्वेश्चन क्लास में कराया था आपको कि ये पुलिस की गाड़ी है, कुछ तो सायरन ब्लो कर रही है, मान लो कितनी फ्रीक्वेंसी का? 175 हर्ट्ज का, और ये चोर की तरफ चल रही है, लेट अस से विद सम स्पीड 20 meters per second. there is a thief here which is moving with a speed, and there is a bell. This is emitting a frequency of 150 hertz. I hope you remember that we had done this question in the class, and velocity of sound आपको दे रखा है कितना? 300 meters per second, right? Now
हमने क्वेश्चन क्लास में किया है कि बताइए चोर की स्पीड क्या होगी अगर उसे जो दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही हैं उनका डिफरेंस 4 हर्ट्ज है, किया है क्लास में। और आपने क्या किया था सर, इधर से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है एक बार इधर से डॉपलर लगाया, एक बार इधर से डॉपलर लगाया, दोनों के डिफरेंस को 4 के बराबर के, डिफरेंस को 4 के कि मॉड को 4 के बराबर। Mod. Should I do that question again? Yeah, you already have this in notes. Yes or no? Oh yes, so we have it. Yes. Now, only thing is this that will change is क्योंकि अब हमने बीट्स पढ़ लिया है तो वो इस क्वेश्चन में डॉपलर के साथ ये लिख के दे देगा that find V if chore hears 4 beats. Do you understand? This is the same question. अगर चोर को 4 बीट सुनाई दे रही है इसका यही मतलब है कि नहीं है? 4 बीट सुनाई देने का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही है और जो फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही है उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? ओनली सेम थिंग दैट इज मॉड ऑफ f1 माइनस मॉड ऑफ f2 शुड बी इज इक्वल टू हाउ मच? 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। एनी प्रॉब्लम विद दिस? Any problem with this? No, sir. एक सिंपल सी चीज मुझे और बताओ, ध्यान सुनना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड वी इफ चोर हियर्स नो बीट्स, F1 equals to F2. ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा ना वो बराबर कर देते। Oh. नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं, नो बीट्स का मतलब यह है कि उसको कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही, तो दोनों तरफ से आने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? Same है, equal है। इक्वल है f1 इक्वल टू f2। सर उसको नहीं सुनाई दे रही तो ज्यादा का डिफरेंस भी तो हो सकता है। हाँ बेटा वो हो सकता है, बट उससे फिर सॉल्व कैसे करोगे? फिर तो इनइक्वालिटी निकल के आएगी, तो हाउ विल यू गेट अ डेफिनेट आंसर? हाँ है ना, डेफिनेट आंसर निकालने के लिए आपको वो लेना पड़ेगा बेटा। वो क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कैसा होता है, राइट? चलिए इधर देखिए, एम एन मॉड्यूल है, देखो बेटा ये एक स्पीकर है, ये एक स्पीकर है एम और एन, और इनके बीच की सेपरेशन 20 मीटर दे रखी है आपको। इनके बीच की सेपरेशन क्या है? 20 मीटर। यहां पर पॉइंट पी पर एक आदमी है जो ऐसे चलना शुरू करता है इस लाइन के अलोंग जो इस एम और एन के मिड पॉइंट से पास हो रही है, और वो यहां तक जाता है, किस पॉइंट तक? आर पॉइंट तक। He starts moving with a speed of 60 kilometers per hour when it is at a separation of 1800 meters from this midpoint Q. Again I am repeating, M और N दो स्पीकर है, दोनों यहाँ पे फिक्स रखे हैं, 20 मीटर का सेपरेशन है, ये इसका मिड पॉइंट है Q। Q से मैंने एक लाइन बनाई, एक आदमी ने P पॉइंट जो कि 1800 मीटर है यहां से चलना शुरू किया 60 किलोमीटर पर आवर से। वो ऐसे चलता हुआ आया, चलता हुआ आया, चलता हुआ आया, चलता हुआ आया, Q पॉइंट को क्रॉस किया, और Q पॉइंट को क्रॉस करके फाइनली R पॉइंट तक चला गया, और ये R पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। सिमेट्रिकली लोकेटेड का मतलब 1800। Is so frozen. Stop interrupting, yes, sir. yes. You had to say that. सर आप रीज्वाइन कर लो।
Is the board visible to all of you now? Yes, sir. Sorry, there was a power failure here, so that's why it got interrupted. We were talking about this question. There is a M and N two speaker situated at 20 meter. This man walks from P 60 km per hour. 1800 मीटर से शुरू करता है, दूसरी तरफ 1800 मीटर तक चला जाता है. ठीक है जी. इस स्पीकर से जो साउंड निकल रही है दैट इज 118 हर्ट्ज, और इस स्पीकर से जो साउंड निकल रही है दैट इज 121 हर्ट्ज. कीप दैट इन माइंड, राइट. अब आपको बोला लेट एफ टी बी द beat frequency at any time t. ft is the beat frequency at any time t, and fp, fq and fr are beat frequencies at P, Q, R respectively. इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्या कर रखी है, दे रखी है. ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं. फटाफट इसको सॉल्व करके आप मुझे दिखा दीजिए. पहला ऑप्शन. हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो? So could you go back to the previous slide? ऑप्शन लिख सकते हो आप. वेट, क्या कह रहे हो? Yes. So could you write? सर लास्ट के ऑप्शंस लिख सकते हो. Yeah. इसी पे लिख दूं? Yeah. Yes. ओके, ठीक है, इस पे लिख देते हैं.
fp plus fr is equal to 2 times of fq. This is option A. Option B, rate of change of beat frequency is maximum at q. ऑप्शन सी. अब यहां पर मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा. टाइम और बीट फ्रीक्वेंसी ft का ग्राफ दे रखा है. दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट q, this is point r, this is option C, and let me draw it somewhere here. Option D says that beat frequency versus time का जो ग्राफ है that would look something like this. Sir, Q1 is also 20 meters, right? What? Q1 is also 20 meters. No. This mn is 20 meters. Complete length is. हाँ, ये क्वेश्चन आया है. 4 ऑप्शंस करेक्ट है. कीप इन माइंड दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन. जेई एडवांस 2016 में आया है. और अब आपको इसको देख के इतना तो फील आ ही गया होगा, इतना पढ़ा दिया लिखा दिया कि इसमें डॉपलर लगाना है और बीट्स का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, और थोड़ी सी मैथ लगानी है. एक से ज्यादा ऑप्शन सही है. ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर सही हुआ. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. और हाँ, एक चीज की जरूरत शायद आपको और पड़ेगी, विच इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट यू टेक एज 330 मीटर्स पर सेकेंड. करो फटाफट से. Any answers? Anyone? Any answers? So 1 minute. Take your time. Take your time. Be cautious, right?
एक बच्चे का आंसर आया है मेरे पास ए एक सेकंड तो प्लीज ओनली वन आंसर येट। इतना क्या दिक्कत आ रही भाई? Can I move to the second slide? Can I use a new slide? सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाना। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं? लो बेटा, बिल्कुल लो। हाँ थैंक यू। हाँ जी, एम एन, ये आपकी लाइन है ऐसे करके। दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। साउंड की स्पीड 300 दे रखी है, 330 दे रखी, सॉरी। और आदमी की स्पीड क्या दे रखी है? 60 kilometers per hour. Let me call this as V. That is how much? 60 into. the answer, give like the what are the options that are correct? Tell me what are the options? What do you think are the options? ABC are there. A, B, C. Okay, let's see. 3, 10. How much is this? 50 by 3. Let us keep it as V only right now, right? End में value रखेंगे अपन। तो एक बात बताओ भाई, अगर ये V वेलोसिटी से ऐसे चल के आ रहा है तो हमको सोचना ये पड़ेगा कि हर सेकंड पर जो फ्रीक्वेंसी यहां रिसीव हो रही होगी वो डिफरेंट होगी। रीजन, किसी भी टाइम टी पर बात करें, किसी भी टाइम टी पर मान लो ये यहां पर V वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है, दिस इज एट एनी टाइम टी, तो डॉपलर तो इस लाइन पे लगेगा भाई। पढ़ाया गया हमें डॉपलर इफेक्ट लगता है सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, और ये जो एंगल है थीटा, ये लगातार क्या करेगा? चेंज करेगा। बोलो भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? एनी प्रॉब्लम? तो अगर ये थीटा चेंज करेगा, यहां एफ नॉट कितना है? 121। यहां एफ नॉट शायद यहां पे 121 है, कुछ और है 118। ओके फाइन। तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, इस m से ये क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा? m से क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा होगा? fm, f नॉट c प्लस v cos थीटा अपॉन c, बिकॉज इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो ये है v cos थीटा, और वो m की तरफ है, तो यह प्लस से आ जाएगा। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, सोर्स की कोई वेलोसिटी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? What is the frequency that it would be receiving from n? In order to remove the confusion, मैं यहाँ पर दोनों के f नॉट की वैल्यूज लिख देता हूँ, क्योंकि आप नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि f नॉट दोनों में लिखूंगा ना, तो दोनों का f नॉट अलग अलग है बेसिकली। इससे आएगा 121, बाकी टर्म तो सेम ही आ जाएगी, क्योंकि बेटा इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में होगा सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो ये भी v cos थीटा ही होने वाला है। इज दैट क्लियर? This angle is also going to be theta only. This is the frequency received by n. This is the frequency received by m. Can you tell me what is the beat frequency? What is the beat frequency? 3 into Fn minus Fm. If you will subtract it, you will get 3 into c plus v cos theta by c. So c, वो c भी नहीं। C होना चाहिए यहाँ पे। Correct. This is c into this. This is the beat frequency at any time t. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, पहले उसने बोला p पर जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसे उसने fp बोला। Read the question. fp, fq and fr are the beat frequencies at p and q and r. Can you tell me what is the angle? What is the theta at p? So cos inverse of 1800 by, It will be taken as approximately 0. Why? हाँ बहुत ही बड़ा है, मतलब वो तो बहुत ही छोटा है। ये 10 मीटर है, ये 1800 मीटर है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है। तो थीटा को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लूं तो क्या आ जाएगा? कैन यू टेल मी प्लीज? So c plus v by c if you take cos theta. हाँ हाँ, so but either adding fp plus fr, तो then वो same आ जाएगा ना, कि your cos theta का term will be inverse or reverse. हाँ, what will be fr? Okay, tell me.
If here you have taken theta to be 0, what will you take theta here? Symmetrically located, so इधर 180 लोगे, बेटा 180 लेना पड़ेगा, समझ में आ रही बात? नीचे आएगा क्योंकि वो v को कटना पड़ेगा, तो 180 नीचे, लेना, तो नीचे वो c है, वो fp के टर्म में 3c Okay. plus v plus c। हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई R पे 180 लेना पड़ेगा, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? yes. हाँ तो R पे अगर 180 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? C। और Q पर, So Q पर Copika is 90, Q पर अगर 90 होंगे तो आ जाएगा। Is that clear or not? एक काम करिए, FP और FR को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। so 6। क्या इन दोनों को 6 आ रहा है ऐड करके? तो अगर FP प्लस FR को ऐड करके 6 आ रहा है तो क्या ये ट्वाइस ऑफ FQ नहीं है? बिल्कुल है सर, यस दिस इज ट्वाइस ऑफ FQ। दैट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम इन दिस? So हाँ प्लीज टेल मी। मेरा तो सेम आंसर है क्योंकि but either way, even if you took the cos inverse का thing, because at p it's theta and then at r it's 180 minus theta, and you add them up both ways 6 ही आएगा, मतलब क्योंकि दोनों का कट जाएगा ना। हाँ वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने अप्रोक्सीमेशन ही ले लिया ना। तुम जनरल थीटा भी लेके देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ भाई पहला पार्ट क्लियर है। अब कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर 180 लेना पड़ेगा आर पे? ये समझाना पड़ेगा क्या मुझे? So otherwise you can use that Dur and Pascal logic also you had हाँ said. पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि That अगर would ये be a bit समझ easier. में आता है तो मैं चलो ये समझा देता हूँ। बेसिकली देखो मैंने क्या किया, मैंने तो ये माना कि थीटा मैंने एंटी क्लॉकवाइज वाला लिया है। दो तरीके समझा देता हूँ। अगर मैं थीटा एंटी क्लॉकवाइज वाला ले रहा हूं तो यहां पर तो ये थीटा 0 है, लेकिन जब आप यहां पर आएंगे तो ये एंटी क्लॉक वाला थीटा पाई अप्रोच करेगा। एक तरीका तो ये है समझने का कि सर यहां 0 डाल दो, यहां पाई डाल दो, वरना अगर ये समझ में नहीं आता है तो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि सर दूर और अप्रोचिंग द सोर्स एंड अवे फ्रॉम द सोर्स। एग्जैक्टली। अगर तुम्हें ये वाला एंगल ही लेना है, छोटा वाला एंगल थीटा, तो यहां देखो अगर ये ऐसे v से आ रहा है तो इसकी जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो m के टुवर्ड्स है, लेकिन जब आप इस तरफ किसी जनरल एंगल पे जाके देखेंगे आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर हम इसे थीटा लेंगे, सिमेट्री देखेंगे, ये थीटा लिया है तो हम यहां ये थीटा लेंगे, बट अब यहां प्रॉब्लम है, इसकी जो वेलोसिटी है v, इसका कंपोनेंट आएगा तो v cos थीटा ही, पर वो उसके टुवर्ड्स नहीं, वो अवे आएगा। ये v cos थीटा उससे दूर की तरफ आएगा, तो बात वही है। अब इस थीटा में अगर तुम यहाँ 0 डालोगे तो माइनस साइन वैसे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अभी क्लियर है? एनी डाउट्स? जल्दी बोलो बच्चों, कोई डाउट है इसमें? ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए और क्या पूछा आपने से? rate of change of beat frequency is maximum at q. What do you mean by rate of change of beat frequency? dft by dt. dft by dt. What do you think? हम लोग डबल डेरिवेटिव लेकर उसको मतलब होता है ना। अरे यार डबल डेरिवेटिव क्यों लोगे, इसका मैक्सिमम निकालो ना, क्या आएगा dft by dt? कर लो। कितना आएगा बोलो? 3vc minus sin theta, 3v by c minus sin theta dot d theta by dt. हाँ परफेक्ट। 3 माइनस का आएगा वैसे तो, Yeah. So v by c इनटू d theta by dt। d थीटा। हाँ भाई क्या कहना है, इसको देख के बताइए। What would you like to say? कहाँ मैक्सिमम होगा ये? Set q only. थीटा इक्वल टू 0, जहां पर थीटा मैक्सिमम होगा। थीटा कहाँ मैक्सिमम होगा? q क्यू पर 90 है, तो वही। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये करेक्ट होना चाहिए। अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में मुझे समझाने की जरूरत है क्या? देख के बता सकता हूँ ये वाला ग्राफ सही है कि ये वाला ग्राफ सही है? अरे so c no? कॉमन सेंस यार। What is this dft by dt? dft by dt is rate of change of beat frequency, that is nothing but beat frequency versus time graph का slope।
इस Yes. ग्राफ को देखो, इसमें स्लोप क्यू पे मैक्सिमम दिख रहा है, जबकि इसमें स्लोप क्यू पर अप्रोक्सीमेटली 0 दिख रहा है, जबकि हमने निकाल लिया ऑलरेडी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम एट क्यू. So, but you are assuming that C is correct. Like you are assuming that one of them is correct, and then you are choosing the. No. I have already found out the second part. No. So No, you are assuming that one of the graphs given is correct, Acha, and okay, then you are checking the slope. that ways you are saying. Yes, sir. That's not allowed. what's yeah. फिर तो बेटा मैथ लगा के चेक करना पड़ेगा आपको. Yeah. चेक करने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स पे, 1 2 3, क्योंकि ऐसे नेचर कैसे बताओगे ग्राफ का? इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? Yeah, you can replace cos theta with. You can find it in terms of t, and you'll have to. मतलब अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ तो कैन यू प्लॉट दिस फंक्शन? Yeah, but P and R पे sin थीटा 0 हो जाएगा तो ऐसे भी देख सकता है ना. हाँ, मतलब वो स्लोप से ही दिख जाएगा. स्लोप से ही देखना पड़ेगा कि P और R पे sin थीटा 0 है तो यहाँ पर स्लोप 0 आना चाहिए, यहाँ स्लोप 0 आना चाहिए. स्लोप एनालिसिस से ही आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. एग्जैक्ट ग्राफ बनाने जाओगे तो बना सकते हो मैथमेटिकली, बट उतना जरूरत नहीं. So हाँ, just थोड़ा डाउट था. ABC आया पर वो जब मैं I took a general angle, तो ना उसमें मतलब मैंने I assume कि distance from like Q as X or whatever, and basically solved ऐसे replacing cos theta with like X का terms, X by root of X square plus 100. हाँ. तो ऐसे करने पे when I did that and then sort of solved for the minima for where it's maximum, I get the value is 10. There, मतलब at either side of Q at a distance of 10, that's where the rate of change is the greatest. So then would I, because then by that, if you solve for general angles, फिर Q पे नहीं आ रहा है, वो coming at 10 meters on either side. Only if you take the approximation कि मतलब it's 180 and 0, 180, then only it comes max at Q. Okay, in that case. हाँ, तो you solve the general angle, so it's coming at 10 meters on either side, the maximum. In that case, what does it mean? That you'll have to take that approximation, and that is pretty much evident also. Yeah, this is 10 and this is 180. Cos theta is 1 by 180. 1 by 180, you understand, is how much? Yes sir, बहुत ही कम है. ठीक है, तो 0 बहुत छोटा बेटा. वो दिया इसलिए so that ये बिल्कुल एविडेंट हो जाए कि you have to take that approximation into picture, right? Thank you. वरना वो दिया ही नहीं होता अगर उसे cos theta तुमसे यूज कराना होता तो. चलो भाई. हाँ भाई, 2 छोटी छोटी ट्यूब्स आपकी और रह गई थी. सर. हाँ, बोलो बेटा. सर वो ऑर्गन पाइप जो है वो कितने टाइम का पार्ट है? मतलब 1 लेक्चर का पार्ट है बेटा. सर आप लास्ट पेज 1 सेकंड दिखा सकते हो? हाँ, लो बेटा. थैंक यू. हाँ भाई, क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट हैव यू डन? आपने एसएससी बोर्ड में प्रैक्टिकल्स में किया है, नहीं किया है? So नाम याद नहीं है सर, but could you just show the apparatus? So apparatus. चलो अच्छा, मैं दिखा देता हूँ. बहुत ही मतलब 5 मिनट का टॉपिक है. क्विंग्स ट्यूब करता क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. बोलो, बात समझ में आई? एक बार में समझना बेटा. ऐसा दिखता है कुछ कुछ. कुछ कुछ ऐसा दिखता है. यहां पर हम लगा देते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, और यहां पर हमने लगा दिया है अपना कान. कान लगा लो या डिटेक्टर लगा लो, एक ही बात है. कुल मिला के होता क्या, देखो ये जो येलो वाली ट्यूब है ये फिक्स होती है, और ये जो व्हाइट वाली ट्यूब है ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है, ऐसे इसे आगे पीछे मूव करा सकते हैं आप व्हाइट वाले को. दिस इज मूवेबल. दिस इज मूवेबल. अब होता क्या है, हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? इस ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने क्या किया, इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे पकड़ा और यहां पे ऐसे करके हिट किया, और इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे पहले से मालूम है कितनी, f0. जब ये ट्यूनिंग फॉर्क में यहां से हिट करूंगा तो बताओ मेरे कान तक कितनी वेव्स आएंगी? 2. एक वेव इस रास्ते से आएगी, दूसरी वेव इस रास्ते से आएगी.
राइट। और हम करते क्या है, पहला काम क्या करते हैं, इस ट्यूब को एडजस्ट करते हैं सच दैट मुझे यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है, मैक्सिमम साउंड। क्या सुनाई दे रहा है, मैक्सिमम साउंड। यहां पर मुझे मैक्सिमम साउंड अभी सुनाई दे रही है। क्या आपको समझ में आता है कि सर अगर मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि जो वेव इधर से आ रही है और जो इधर से आ रही है उसका यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। बोलो क्लियर है ये बात? यस। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुन, इस वाली ट्यूब को पकड़ के मैंने थोड़ा सा खींच दिया। इस वाली ट्यूब को पकड़ के मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बाहर क्या कर दिया, खींच दिया। लेट अस से मैंने इसको पीछे की तरफ x खींचा, कितना खींचा, और मैंने इसे दोबारा रीएडजस्ट किया ताकि दोबारा मेरे कान को क्या सुनाई देना शुरू करे। यानी कि रीएडजस्ट करके हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट मैक्सिमम साउंड हमको कहां सुनाई दे रही है। क्या ये बात समझ में आती है? एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपने इस व्हाइट वाली ट्यूब को x पीछे खींच दिया तो क्या आपको समझ में आता है, बेसिकली मैंने इन दोनों वेव्स के बीच में 2x का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया। यस x पाथ ऊपर से बढ़ा दिया, x पाथ नीचे से बढ़ा दिया, तो कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट किया मैंने, 2x. So what is the delta x? That is 2x, and that should be equal to n lambda because again I am hearing a maximum sound. Yes or no? Yes sir. Yes. Now listen. पहले मुझे यह मैक्सिमा सुनाई दे रहा था, इस मैक्सिमा के बाद मैंने इसे x से लाया और नेक्स्ट मैक्सिमा रीड किया। तो नेक्स्ट मैक्सिमा रीड करने का मतलब क्या यहाँ पर n1 हो जाएगा, सोच के बताओ। क्या यहाँ पर n1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे? मान लो तुम्हें पहले थर्ड मैक्सिमा सुनाई दे रहा था, ऐसे सोचो थर्ड मैक्सिमा सुनाई दे रहा था, तो क्या डेल्टा x 3 लैम्डा है बच्चों? बोलो हाँ या ना। यस सर। थर्ड मैक्सिमा सुन रहा था तो डेल्टा x 3 लैम्डा है। अगला मैक्सिमा कब सुनाई देगा? जब मैं पाथ लैम्डा से बढ़ा दूंगा, 4 लैम्डा कर दूंगा, तो जो एक्स्ट्रा पाथ क्रिएट हुआ 2x, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा। इज दिस क्लियर टू यू? बोलो बालकों। यस सर। तो कॉमन सेंस, क्या लैबोरेटरी में आप ये x रीड कर सकते हैं? कॉमन, मैं ये स्केल से पता लगा सकता हूँ ना मैंने इसको कितना पीछे खींचा है। तो लैबोरेटरी में मैंने क्या रीड कर लिया? अगर मैंने x रीड कर लिया तो क्या मुझे लैम्डा मिल गया? लैम्डा मिल गया कितना? 2x। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पता थी कितनी, f0। साउंड की वेलोसिटी आ गई कितनी, f0 इंटू लैम्डा। f0 इंटू लैम्डा मतलब f0 इंटू 2x। खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। दिस इज योर क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत? सर लेकिन नॉर्मल ऑर्गन पाइप से तो भी साउंड का स्पीड निकाल सकते हैं ना ये सब? हाँ बेटा, रेजोनेंस ट्यूब से निकालते ही ना, हमने सिखाया तो था आपको, बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा एक चीज बताना मुझे, सोच के, थिंक केयरफुली। अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमा सुनाई दे रहा है और मैं इस ट्यूब को ऐसे पीछे लेके जा रहा हूँ अगला मैक्सिमा लोकेट करने के लिए, तो आपको समझ में आता है अगले मैक्सिमा से पहले बीच में ऐसा आएगा जब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। यस दो मैक्सिमा के बीच में क्या लाई करेगा, एक मिनिमा। फिर जब आप और पीछे खींचोगे तो मिनिमा वापस किसकी तरफ बढ़ेगा, मैक्सिमा की तरफ। तो हम नेक्स्ट मैक्सिमा लोकेट कर लेंगे, लैम्डा यहाँ से निकाल लेंगे, f0 यहाँ हो जाएगा। एक और ट्यूब होती है, वो होती है कुंट्ज ट्यूब। लेकिन कुंट्ज ट्यूब को पढ़ने के लिए पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडिंग वेव्स इन clamped rods। स्टैंडिंग वेव इन clamped rods। ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या किया, हमने एक रॉड ली मेटल की, इसका यंग्स मॉड्यूलस y है, डेंसिटी कितनी है रो, और इसको इसके मिड पॉइंट पर क्लैम्प कर दिया। मिड पॉइंट पर क्या कर दिया, क्लैम्प। रॉड की लेंथ कितनी है L। अब सुनो, मैंने बेसिकली क्या किया, एक हैमर लिया और हैमर से आके इसे धीरे से क्या किया, हिट किया। सपोज आई हैव दिस हैमर और इस हैमर से आके मैंने धीरे से क्या कर दिया, इसे हिट। अगर मैं इसे जेंटली हिट करूंगा तो इसके वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे, और अगर उन वाइब्रेशन से स्टैंडिंग वेव बनी तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है? बाउंड्री कंडीशंस ये है कि यहां नोड बनना चाहिए और इन पॉइंट्स पर एंटी नोड होना चाहिए, एंड पॉइंट्स पर दे आर फ्री टू ऑसिलेट।
दिस शुड बी अ नोड पॉइंट एंड दिस शुड बी अ एंटी नोड पॉइंट। कोई दिक्कत वाली बात है? तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? पहली स्टैंडिंग वेव जो बनेगी उसकी शेप क्या हो सकती है? पहली स्टैंडिंग वेव जो बनेगी उसकी शेप ये हो सकती है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बताओ बच्चों। यस Yes, sir. ठीक है। what should be this length then? What should be this length then? And lambda. Lambda by 2. This is Yeah, an antinode. This is an antinode. Distance between two successive antinodes is lambda by 2. Agreed or not? Okay. What will be the frequency? What will be the frequency? Frequency turns out to be V by lambda. That means V by 2L. This is the first frequency that I am going to receive. यही मेरी क्या बन गई? क्या बन गई बेटा? Fundamental frequency. Also, I hope this is clear to you that यहाँ पर ये जो V है, this is under root of y by rho. Velocity of sound in solids is under root of y by rho. Metallic rod की बात हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, कैन आई कॉल दिस टू बी द फर्स्ट हार्मोनिक? क्विकली टेल मी, yes or no? Yes, sir. Yes. What is the next possibility? What is the next possibility? Think about Third it. harmonic. Think about this. Next possibility is going to be second harmonic or third harmonic? Third. Why do you say so? See it. यहां पर क्या बनाना है? और यहाँ पर नोड एंटी नोड। मानते हो? Yes, sir. तो बेटा जो पॉसिबिलिटी है वो अगली ये वाली है। यस और नो? अगर अगली पॉसिबिलिटी ये है तो कैन यू टेल मी ये लेंथ कितनी है? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2. दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज आल्सो लैम्डा बाय 2. टोटल लेंथ 3 lambda by 2. Let me see what is the frequency that I'm getting. Frequency has to be V by lambda. That means V by 2L by 3, क्योंकि यहां से lambda 2L by 3 सबको दिख रहा होगा। Next frequency जो receive हो रही है that is 3V by 2L. The first one that I was receiving was V by 2L. The next I am receiving is 3V by 2L. That means from the first harmonic I am straight away jumping to third harmonic. This is third harmonic. And which overtone? Second overtone. This is second overtone. Second overtone. नहीं, first overtone. फर्स्ट ओवरटोन बेटा। ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट हायर मल्टीपल यही मिला है। डेफिनेशन याद है आपको? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? ऑब्वियसली क्लियर है कि सर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आने जा रहे हैं। एक और दिखा देता हूं मैं, इसके बाद दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो अगली स्टैंडिंग वेव जो बनेगी उसकी शेप ये हो सकती है। क्लियर है ये बात? बताओ लेंथ। लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और ये आधा मिला के भी लैम्डा बाई 2। व्हाट इज द टोटल लेंथ? 5 लैम्डा बाई 2। V बाई लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया? 2L by 5. This is the next frequency that you are receiving. That is how much? 5V by 2L. What is 5V by 2L? Fifth harmonic. कौन सा ओवरटोन? सेकंड ओवरटोन। अब तक तो क्लैरिटी आ गई होगी। तो कुल मिला के आपको क्लैम्प्ड रॉड्स में ये याद रखना है, जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि अगर कोई रॉड है कितने लेंथ की और उसको मिड पॉइंट पे क्या किया हुआ है? क्लैम्प, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कितनी? V by 2L, where V is given by पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं? शेप तो तुम बना ही लोगे शेप वेव की, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। ये क्यों पढ़ाया गया? ये इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि अभी जो आप ट्यूब पढ़ने जा रहे हैं, कुंट्स ट्यूब, उसके लिए जरूरी होता है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत सिंपल सी चीज है। एनी प्रॉब्लम? एनीबडी? एनी प्रॉब्लम? एक सेकंड लास्ट स्लाइड देखिए ना प्लीज। लास्ट स्लाइड देखिए ना प्लीज। देखिए
उससे लास्ट देखिए, हो गया। थैंक यू। यस सर। चलो ध्यान सुनना, दिस इज द लास्ट apparatus that you have to study, that is called Cones tube। देखो क्या करते हैं इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना। अगेन इट इज यूज्ड टू फाइंड, it is used to find velocity of sound in air, और आधे बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो क्विंग्स ट्यूब से आपने निकाला था, अभी क्विंग्स ट्यूब से निकाला था साउंड की वेलोसिटी एयर में, फिर आप क्विंग्स ट्यूब पे आ गए, और ये चीज हमने रेजोनेंस ट्यूब से भी निकाली थी, रेजोनेंस ट्यूब से भी आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। यस और नो? यस। व्हाई डू वी स्टडी डिफरेंट apparatus? क्यों पढ़ते हैं डिफरेंट apparatus? फिर सिलेबस बढ़ाना है इसलिए। है बेटा? बेटा एक बात बता ना, हर मेजरमेंट में एक एरर भी होता है। यस और नो? तो अगर आपके पास एक ही चीज को फाइंड आउट करने के 2 से 3 तरीके हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप उसको 2 से 3 तरीकों से करके देख सकते हो, और फिर सारी रीडिंग्स की एवरेज वैल्यू ले सकते हो। तो एवरेज वैल्यू एरर को और क्या कर देगी, मिनिमाइज कर देगी। एरर्स एंड मेजरमेंट्स में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी रीडिंग्स लेके उसकी एवरेज वैल्यू ली जाती है, पढ़ा है इतना? यस सर, मतलब रिलायबिलिटी बेसिकली एक दूसरे को। यस। देखो भैया इसमें करते क्या है, इसमें बहुत कुछ करते हैं। कुछ कुछ चीजें अगर आप साथ में साथ लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं, बिकॉज apparatus के बारे में वैसे मैं सारी चीजें यहाँ मेंशन कर दूंगा। क्या है ये? यहाँ एक डिस्क होती है, क्या होती है बेटा? डिस्क। एक डिस्क यहाँ होती है, इस डिस्क में ऐसे करके एक हैंडल लगा होता है, और इस डिस्क के साथ मेटल की रॉड लगी होती है। दोनों में फर्क है, यहां लगा के रखते हैं वुडन हैंडल, और यहां लगा के रखते हैं क्या, मेटल की रॉड, और इस रॉड को भी इसके मिड पॉइंट पे क्या कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं। तो इसकी लेंथ आप कुछ मान लीजिए रॉड की कितनी है, L0। कोई समस्या? और ये रॉड इस वाली डिस्क में कनेक्टेड है ऐसे करके, ठीक है जी। अभी मान लीजिए मैं साउंड की वेलोसिटी किस में निकाल रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्या भर दिया, एयर भर दी, इसके उसके बीच में क्या भर दी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वाला डिस्क या ये जो पिस्टन है ये कैसा है, मूवेबल है। मूवेबल का मतलब इस वुडन हैंडल को पकड़ के आप इसे अंदर बाहर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज फिक्स्ड, इसे कहीं नहीं ले जा सकते भाई, कोई समस्या? एंड यहां पर फ्लोर पे एक पाउडर होता है जिसको बोलते हैं लाइकोपोडियम पाउडर। ये पाउडर की खास बात होती है, इट इज वेरी वेरी हल्का। कैरम खेला है आप सबने? हाँ, कैरम में एक पाउडर यूज करते हैं जिसे बोरिक पाउडर कहते हैं। हैव यू सीन दैट? कई लोग कहते थे हम तो घर में अपना वो नाइसिल जो होता है ना वही डाल के खेल लेते हैं, कौन सा बोरिक पाउडर। और कैरम का खेलने का एक स्पेशल पाउडर आता है बोरिक पाउडर, उस बोरिक पाउडर से भी लाइट होता है लाइकोपोडियम पाउडर, राइट? इट्स अ वेरी वेरी लाइट पाउडर। कुल मिला के करना क्या है, कुल मिला के करना यह है कि ये जो ये है क्या है, ये एयर है, इसमें मुझे स्टैंडिंग वेव सेट करनी है, ऐसे ऐसे लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स। हम क्या करेंगे, हम यहां आए और हमने इसको हैमर से क्या किया, हिट कर दिया। बोलो बात समझ में आती है? चलो स्टेप बाय स्टेप बताओ बच्चों क्या होगा। अगर मैं इस रॉड को हैमर से हिट करूं तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगी। बोलो यस और नो? यस सर। और इसके ऊपर हो सकता है क्या फॉर्म हो जाए, स्टैंडिंग वेव्स। नाउ टेल मी, ये जो रॉड है क्या ये डिस्कनेक्टेड है?
और ये डिस्क किससे कनेक्टेड है? तो अगर ये रॉड का ऑसिलेशन हो रहा है तो ये डिस्क का ऑसिलेशन होगा। दैट मींस थ्रू दिस डिस्क वो ऑसिलेशंस किधर पास होने जाएंगे और एयर के पार्टिकल्स भी क्या करना शुरू कर देंगे? ऑसिलेट। पर क्या यहाँ हमेशा स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? नहीं। स्टैंडिंग वेव बनने के लिए इस लेंथ की एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए विच इज n lambda by 2। Yes. Do you understand this point? आपने पढ़ा हुआ है हर लेंथ पे स्टैंडिंग वेव, तो इस लेंथ को मैं क्या कर लूंगा? एडजस्ट कर लूंगा। किससे एडजस्ट करूंगा? इस वुडन हैंडल से हिलाऊंगा। मतलब यहां से क्या किया, यहां से इस मेटल रॉड को हिला दिया। अगर मेटल रॉड को हिला दिया तो इस पे मैंने क्या फॉर्म कर ली है? स्टैंडिंग वेव। उस स्टैंडिंग वेव से यहां ऑसिलेशंस आ गए थ्रू दिस डिस्क, कनेक्टेड है पूरा सिस्टम। एंड देन हम उस यहां पर क्या बनाना चाहते हैं? स्टैंडिंग वेव। आप सुनो, अगर यहाँ स्टैंडिंग वेव है और यहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव बन गई उस ऑसिलेशन से, तो दे बोथ विल बी इन रेजोनेंस। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव बन गई है? ये बड़ा सवाल है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इस एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव बन गई है तो उसमें नोड्स और एंटी नोड्स होंगे। बोलो बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। कैसे पता चलेगा? देखो ऐसे पता चलेगा। होगा क्या, जब इसमें स्टैंडिंग वेव सेट हो जाएगी तो ये जो लाइकोपोडियम पाउडर है ये इस तरीके से हीप्स बना देगा। मतलब लाइकोपोडियम पाउडर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ऐसे करके। आप में से कितने लोगों को ये बात मेरे बिना बताए समझ में आती है? सर जहां पर भी ये लाइकोपोडियम पाउडर की हीप्स बनी है ये नोड के पॉइंट है। क्यों बेटा? ये नोड है, मतलब यहां जो लाइकोपोडियम पाउडर था वो तो हिला, ये भी नोड है। इसके बीच का जो लाइकोपोडियम पाउडर है वो तो हिला होगा, वो हिल के भी सारा यहाँ के इकट्ठा हो गया। इट इज अ वेरी वेरी लाइट पाउडर। यहाँ कुछ नहीं हिला है तो सब कुछ यहाँ पे आके हीप बना देगा। तो ये पॉइंट नोड है और ये पॉइंट भी क्या है? नेक्स्ट चीज, क्या मैं इन दोनों हीप्स के बीच की दूरी निकाल सकता हूँ? लेट मी कॉल दिस LH। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर नीचे स्केल लगी होती है। कॉमन सेंस कहता है कि सर ये दूरी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। किसकी मदद से? स्केल की मदद से। ये LH आ गया। इसका मतलब अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो इसमें जो स्टैंडिंग वेव बन रही होगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। आई थिंक द पिक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। दिस इज एन एंटी नोड पॉइंट, दिस इज अ नोड पॉइंट। ये हमने LH निकाल लिया। पहले तो एक बात बताओ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट चीज, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि रॉड अपने फंडामेंटल मोड में है, किसमें है? तो रॉड पर जो स्टैंडिंग वेव है वो कैसी दिख रही होगी? रॉड की स्टैंडिंग वेव ऐसे दिख रही होगी। एग्री करते हैं? आपको निकालना क्या है? किस में? एयर में। यहां पर मुझे साउंड की वेलोसिटी चाहिए। देखो भैया बच्चों, मैं यही लिखता हूं ताकि आप साथ साथ एग्री कर सकें। क्या आप ऐसा मानते हैं frequency of oscillation of metal rod is equal to the frequency of oscillation of air? Yes? बोलो भाई, yes or no? क्या बोले सर लास्ट? Frequency of oscillation of metal rod is equal to frequency of oscillation of air। इसका मतलब जो स्टैंडिंग वेव इस मेटल रॉड पे है उसकी फ्रीक्वेंसी और इस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये रेजोनेंस में होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो बताओ भैया, FM को कैसे लिख सकते हो? FM को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इन मेटल अपॉन लैम्डा इन मेटल। इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इन एयर अपॉन लैम्डा इन एयर। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, प्लीज टेल मी एनी डाउट स्टिल हियर? जल्दी बताइए। एनीबॉडी, एनी डाउट स्टिल हियर? नो सर। जल्दी बोलो। क्लियर है इतना? ये लिख दिया। अब लगा, दिमाग लगाओ बेटा। इस रॉड की लेंथ कितनी है? ये कौन से मोड में है? ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये लेंथ कितनी होनी चाहिए?
ये लेंथ लैम्डा बाय टू, लेकिन कौन सी लैम्डा बाई 2? मेटल का लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये दो एंटीनोड है, ये भी एक एंटीनोड है, ये भी एक एंटीनोड है, तो दिस हैज टू बी लैम्डा m बाई 2। यस और नो? तो यहां से मुझे लैम्डा m कितना मिल जाएगा? 2l0। तो लैम्डा m की जगह मैं रख देता हूं 2l0। Vm अपॉन 2l0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है लैम्डा इन एयर। सोच के बताओ बेटा, ये जो LH है, ये जो LH जो दो हीप्स के बीच का डिस्टेंस है, क्या ये लैम्डा इन एयर बाई 2 होगा कि नहीं होगा? यस बिल्कुल होगा यार। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2LH। ये कट गया, पक्की बात। यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू LH अपॉन L0 इंटू Vm। अब मुझे सोच के बता दीजिए, इसमें से आपको क्या क्या पता है? सोचिए आराम से, क्या क्या पता है? L0 रॉड की लेंथ तो आप पहले ही नाप के बैठे हुए हैं। एक्सपेरिमेंट आपने किया है क्या निकालने के लिए? LH निकालने के लिए। दो लाइकोपोडियम हीप्स के बीच का सेपरेशन LH आ गया, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन। उसके लिए मुझे रॉड के पैरामीटर्स पता होने चाहिए। रॉड के पैरामीटर्स मतलब मुझे इस रॉड का यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए और डेंसिटी पता होनी चाहिए। अगर मुझे ये पता है तो मुझे ये भी पता है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो अगर आपको Vm पता है, वो Vm उठा के यहाँ पे पटक दीजिएगा। सब कुछ अगर क्लियर है तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कुंट्ज ट्यूब apparatus। बोलो भैया, कोई दिक्कत है? नो सर। एनीबडी, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। बोलिए। नो सर। हाँ, कुछ पूछना है? तो वहां पे वो पिस्टन फिक्स है, तो वहां पे नोड बनना चाहिए ना? कहाँ पर? वो लेफ्ट साइड वाला जो पिस्टन है वो फिक्स है, तो वहां पे नोड बनना चाहिए ना? कहाँ पे? ये हाँ। नहीं बेटा, ये कनेक्टेड है, फिक्स नहीं है। ओके सर। ये इस पे मूव कर सकता है, ये क्लैम्प है, समझे? हाँ सर। हाँ, ये मूव करेगा तभी तो डिस्क को ऑसिलेट कराएगा। हाँ। और बताओ, और कुछ? So can you explain why you equated the frequencies? Why do you say? Why did you equate the frequencies? बेटा, ये स्टैंडिंग वेव बनी थी, यस और नो? Yes. इसी स्टैंडिंग वेव ने तो इसी में ऑसिलेशन सेटअप किया था। Yes. तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी कि नहीं? Yes. अच्छा इधर देख, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे दो हाथ दिख रहे हैं? Yes. मेरा ये वाला हाथ ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला हाथ नहीं कर रहा है। तो अब अगर मेरा ये वाला हाथ इसे ऑसिलेट कराएगा तो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराएगा ना जिससे खुद कर रहा था। Yes. ये हर एक सेकंड में अगर आगे हिट करेगा तो ये भी तो हर एक सेकंड में मूव करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes. तो ये जो इसको कनेक्टेड है, ये जो भी फ्रीक्वेंसी से देगा वही फ्रीक्वेंसी आगे पास ऑन होगी। क्या ये बात समझ में आई? Yes. क्लियर है डाउट आपका ये? Yes sir. ठीक है। एनीबडी एल्स, एनी डाउट प्लीज टेल मी। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम करी मैंने? सबको ये बात समझ में आती है? हाँ सर। भाई अगर मैं, जैसे मान लो ये मेरा हाथ फिक्स है, तो मैं इसे अगर हिला रहा हूं तो हर एक सेकंड पे अगर मैं इससे आके हिट करूंगा तो मेरा ये हाथ हर एक सेकंड में ही हिलेगा कि नहीं? तो जो भी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल सोर्स की है वही फ्रीक्वेंसी से इसका ऑसिलेशन होने वाला है। और बताइए, और कुछ? एनीथिंग एल्स? क्लियर है बेटा इतना? सर ये LH लैम्डा है बाय 2 दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस की वजह से आया ना? हाँ भैया, ये LH लैम्डा a/2 क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये नोड है, ये भी नोड है जहां पे लाइकोपोडियम हीप्स बनी है, तो दो नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है? यस सर, लैम्डा/2 होता है। पर वो लैम्डा एयर का लोगे, ये लैम्डा, क्योंकि लैम्डा मीडियम पे डिपेंड करता है। हाँ सर। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज फिर से बता दीजिए कि यहाँ नोड कैसे बना। इधर देखो भाई, यहाँ नोड ऐसे बना, यहाँ पे मैंने पाउडर ऐसे करके फैला रखा है, ये नोड है और ये भी क्या है, और ये क्या है? चलो सोचो अपने आप, यहाँ का पाउडर हिलेगा? यहाँ का हिलेगा?
बहुत तेजी से हिलेगा। और क्या ये लाइट भी है? तो ये बहुत लाइट है। ये भी हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? तो यहाँ पे इस तरफ जाके ये सब क्या कर जाएंगे? ऐसे इधर से भी क्या कर जाएंगे? तो यहाँ हीप बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाउडर का हीप बन जाएगा। तो ये जो हीप है इसी को हमने LH बोल दिया है बेटा। दिस इज लैम्डा इनटू एयर अपॉन 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ भाई, जिसने भी पूछा था, क्या आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। माउक्स जावेरी, हाँ ठीक है बेटा। एनी अदर डाउट्स? Any other doubts? So is the class over? Yes, just the class is Thank over. you, Just, sir. just tell me two things. I have to ask you two things. I'm just giving you a brief revision of topics. Just quickly tell me that have we covered everything or not? Right? Yes. Sound waves में from the starting, pressure wave and displacement wave. Yes. Yes, sir. The relation between them. Yes, sir. Okay. Then after velocity of sound in different media. In solid, liquid, gases, Newton's formula and Laplace's correction. Yeah. Effect of various factors. Then Doppler's effect and all its cases. Yes. Yes. Then concept of organ pipes. Yes, sir. Yes. Beats. Yes, sir. Yes. 3 experiments, namely resonance tube, Kunz tube, Quincke tube. Yes. Yes, sir. Each and everything is done and dusted. So one thing was there which was not done, but I think it's common sense. The speed of sound in air, water, solids. अरे बेटा अब ये भी बताऊं क्या मैं? I thought common sense. That's what I said. It's आसान है so 10th grade में किया था. ना सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है. 10वीं में किया था. हाँ तो बस उतना हो गया. Yes, sir. Now, what you have to do is, from my side, your waves and wave optics is finished, right? Now what you have to do, I have already told you a lot of times. Again, I am telling you, please previous year questions सारे क्या कर लीजिए, attempt कर लीजिए, खत्म कर लीजिए. सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म कर लीजिए, अपनी मॉड्यूल लगा लीजिए. जितने लोगों ने लगाई है ऑलरेडी वेव्स की और वेव ऑप्टिक्स की, दे मस्ट बी नोइंग दिस फैक्ट कि आपके 99% ऑफ द क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे. और अगर आप इतना बेटा पूरे सवाल लगा के चले जाओगे वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो आप ये मान के चलो कि आपके मिनिमम 12 नंबर और मैक्सिमम 16 नंबर पक्के हैं. 3 से 4 सवाल आपको मिलेगा यहाँ से. So, should we do? So you said that it's all PYQ. Do we do module or HC Verma first rather, or is PYQ more important? You can do PYQ directly, or if you want to go for HC Verma, you can do HC Verma also. HC Verma is very simple. It's a wave optics में end में अच्छे questions है. हाँ वो एंड के कुछ 4-5 सवाल हैं जो आपको अच्छे नहीं है कुछ भी, बस लेंदी है, कैलकुलेटिव है. बाकी इट्स प्रीटी सिंपल. किया है वेव ऑप्टिक्स पूरा? हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा. यस आई कैन शेयर द QR कोड. प्लीज आपका वेव ऑप्टिक्स का जो मॉड्यूल है, राइट, उसके भरोसे मत बैठिएगा अकेले, बिकॉज दैट इज नॉट कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर योर JEE एडवांस्ड एटलीस्ट. तो अगर आप वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूल तो आपको करना ही करना है. Very less number of questions are there. Apart from the module, you have to solve HC Verma and previous year questions. इतना आपको करना है. बाकी कुछ assignments I'll send you for advance, वो भी करके रखना. हाँ एक बच्चा मुझे कह रहा है सर OAPGC में ऑर्गन पाइप बचा हुआ है. पता है बेटा मुझे, आपका ऑर्गन पाइप का अलग से लेक्चर लगेगा, उसमें कंप्लीट होगा. डोंट वरी. हाँ ऑर्गन पाइप का कब नेक्स्ट वीक लगेगा लेक्चर की उसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीक नहीं लगा है हमारा लेक्चर. नेक्स्ट वीक लगेगा. तो आपको देखेंगे एक बार अकोला का ऑर्गन पाइप का लेक्चर. हाँ क्या कह रहे हो बेटा? जो आवाज नहीं आ रही. लेक्चर में कितना टाइम लगेगा? एक लेक्चर बेटा like full 2 hours at a stretch? No, not 2 hours. 1.5 hour max. सर तो OAPJC में आपका कोई लेक्चर लगा है क्या अगले हफ्ते? बेटा अभी मुझे नहीं पता है, लगा होगा तो ठीक है, नहीं लगा होगा तो वो लग जाएगा. डोंट वरी. हाँ सर अभी तक वो ना अपडेट मतलब किया है, बट फॉर OAPJC 1 द टाइम टेबल इज ब्लैंक. वी डोंट हैव एनी लेक्चर्स. दे हैव गिवन रिवीजन के लिए हॉलीडेज. डोंट वरी अबाउट इट. उसके लिए परेशान नहीं हो, वो हो जाएगा. आई विल सी व्हाट कैन बी डन. राइट. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. टेक केयर. Bye sir, thank you. Bye bye. सर 3-4 सवाल ही थे ना.
Recording stopped.